वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एट पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हेनरी के नियम और इस पर आधारित आंकिक भी बताए थे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग इस विलियन के चैप्टर में राउल्ट के नियम और इसके साथ साथ आदर्श विलियन अनादर्श विलियन की जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं द्रव्य विलयन के विषय में, वो आपके सामने है। ये देखिए आपके सामने द्रव्य विलयन का स्टेप दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको पहले से जानकारी है कि द्रव्य विलयन जो होता है वह होता है जिसमें ठोस तथा द्रव मिलाने पर विलयन कैसा होना चाहिए, वह द्रव होना चाहिए। जैसे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि राउल्ट का जो नियम होता है वह द्रव द्रव विलयन के लिए भी लागू होता है। जैसे विलायक द्रव हो तथा विलेय भी द्रव हो तो दोनों को मिश्रित करने पर वह जो पदार्थ तैयार होगा वह विलयन ही होगा। उसी के केस को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। एक और अच्छी बात आपको हम बता दें, द्रव्य विलयन में राउल्ट के नियम में हम अभी तो द्रव द्रव के विलयन को डिफाइन करने जा रहे हैं, लेकिन आज के डेट में जो हम लोग पढ़ाई आगे करने वाले हैं उसमें राउल्ट के नियम के अंतर्गत द्रव और ठोस के विलयन, द्रव और ठोस को मिलाने पर प्राप्त जो विलयन होगा उसके लिए भी हम राउल्ट के नियम पर कुछ नियम बताने वाले हैं और उसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे हम बढ़ कर के इस बात को देखेंगे। अब आगे आपको हम ये द्रव द्रव विलयन के विषय में बताना चाहते हैं, जिसमें कोई एक द्रव विलेय होगा और दूसरा द्रव विलायक होगा और दोनों को मिलाने से द्रव और द्रव मिल करके जो दोनों मिश्रण तैयार होगा वह भी द्रव ही होगा। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक कंटेनर में कोई द्रव कैपिटल ए ले लिया और दूसरे कंटेनर में कोई दूसरा द्रव बी ले लिया, ठीक है। और इसकी क्या विशेषता है, ये ऊपर से देखिए क्लोज है, दोनों क्लोज है ना। तो एक निश्चित ताप पर, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि दोनों द्रव वाष्पित हो सकता है, तो द्रव को ऊपर से बंद कर देने पर, इस कंटेनर को ऊपर से बंद कर देने पर हम क्या देख रहे हैं कि यही नीचे का जो द्रव होगा ऊपर वाष्पित होकर के भी कुछ ऊपर आ जाएगा। यही चीज़ द्रव बी में भी कुछ द्रव वाष्पित होकर के ऊपर के भाग में उपस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार एक निश्चित ताप, मान लिया कैपिटल टी इक्वल टू के, एक निश्चित ताप पर दोनों के लिए ऊपर जो द्रव उपस्थित हुआ है उसका वाष्प दाब पहले वाले के लिए P1 नॉट है ए द्रव के लिए, और बी द्रव के लिए जो द्रव का वाष्प दाब है वह P2 है। एक और बात, पहले कंटेनर में शुद्ध द्रव 1 हम भरे हैं और दूसरे कंटेनर में शुद्ध द्रव 2 भरे हैं, ठीक। यहाँ पर दोनों बातें तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ ही गई होंगी। पहले द्रव को अवयव 1 हम कहने जा रहे हैं और दूसरे द्रव को हम अवयव 2 कहेंगे, ठीक। अब आगे की जानकारी और भी लेते रहिए, धीरे धीरे समझते हुए आगे की ओर बढ़ना है। अब हम क्या करना चाहते हैं, दोनों द्रव को, द्रव ए और द्रव बी या द्रव 1 और द्रव 2, इन दोनों द्रवों को मिला करके हम विलयन बना दिए, यानी कि दोनों को मिला करके एक बड़े कंटेनर में रख दिए। तो उसी निश्चित T इक्वल टू के हम जो लिखे हैं, यानी कि उसी निश्चित ताप कैपिटल T इक्वल टू के पर, यानी कि ताप हम बदल नहीं रहे हैं, पर जब दोनों द्रवों को एक ही कंटेनर में भर करके और ऊपर से बंद कर दिए, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो वाष्प दाब होगा ए द्रव के लिए P1 हो गया और बी द्रव के लिए वाष्प दाब अब चेंज होकर के P2 हो गया। तो शुद्ध द्रव के लिए वाष्प दाब यहाँ पर P1 नॉट है और बी द्रव के लिए या द्रव नंबर 2 के लिए यह जो दाब है ये वह कितना है, आपके सामने दिखाई दे रहा है P2 नॉट। तो पहले में P1 नॉट
और P2 नॉट दूसरे के लिए ये वाष्प दाब ये कांस्टेंट वैल्यू के रूप में जाना जाता है। अब आगे की बात आपको हम बता दें कि जब दोनों द्रव को एक ही में मिलाते हैं तब यहाँ पर क्या होता है, जो ऊपर जो वाष्प प्राप्त हुआ है ये पहले वाले P1 के अंतर्गत A द्रव के लिए है और P2 के अंतर्गत B द्रव के लिए। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। यदि मोल अंश ये पहले द्रव के लिए x1 हो और मोल अंश दूसरे द्रव के लिए x2 हो, मान लिया जाए कि पहला द्रव और दूसरा पहला द्रव में जो पदार्थ घुला हुआ है उसका मोल x1 ज़्यादा और दूसरे के लिए यहाँ पर हमने कम हम इमेजिन कर लिए, मान लिए। तो इस प्रकार हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, फिर से दोबारा रिपीट करना चाहते हैं कि मान लिया जाए कि द्रव एक जो है उसका द्रव्यमान कम है और जो द्रव नंबर 2 है इसका ये वाला द्रव इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इमेजिन कर लीजिए, है ना। या उल्टा भी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ए द्रव का द्रव्यमान कम है और बी द्रव का द्रव्यमान अधिक है। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा वह क्या होगा, अधिक होगा। और जिसका द्रव्यमान कम होगा, जैसे हम मान रहे हैं कि शुद्ध द्रव 2, मान लीजिए हम मानते हैं, ये देखिए ऊपर में कंटेनर ऊपर तक भरा है, दूसरे में हमने क्या कर लिया, कंटेनर में यह कुछ नीचे तक भरे हुए हैं, यानी कि हम इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पर कि द्रव्यमान यहाँ पर कम है। ठीक है, तो कम द्रव्यमान होने पर जो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब होगा वह कम होगा। तो इतनी तो बात समझ में आ गई कि वाष्प दाब किसका कम होता है और किसका वाष्प दाब अधिक होता है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा शुद्ध अवस्था के लिए, और जिसका यह द्रव्यमान कम होगा उसके लिए उसका द्रव्यमान भी कम होगा। अब आगे की बात बताना चाहते हैं। जब दोनों द्रव को मिला दिए तो इसी के कारण, चूंकि ए द्रव का द्रव्यमान अधिक है और बी द्रव का द्रव्यमान यहाँ पर कम है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं दोनों द्रव को मिलाने पर ये जो पहले द्रव का जो मिश्रण की अवस्था में वाष्प दाब है वह अधिक होगा और जो द्रव्यमान कम था उसका वाष्प दाब मिश्रण की अवस्था में मान लीजिए कि कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान कम में वाष्प दाब भी कम होगा। ठीक, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि मोल प्रभाज्य जिसमें कम होता है उसका वाष्प दाब भी कम होता है, और जिसका मोल प्रभाज्य अधिक होता है उसका वाष्प दाब भी अधिक होता है। तो अभी हम आपको यही क्रम में बताना चाह रहे थे। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रथम द्रव के लिए P1 समानुपाती x1 और दूसरे द्रव के लिए P2 समानुपाती x2, यानी कि यह जिस अनुपात में द्रव ये में पदार्थ घुला होगा उसका मोल प्रभाज्य दाब के समानुपाती होता है। ठीक, अब इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक समानुपाती स्थिरांक आ जाता है। उस समानुपाती स्थिरांक को उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। वह शुद्ध अवस्था में यह वाष्प दाब के लिए प्रयुक्त होता है। ये चीज़ माइंड करने योग्य बात है। तो इस प्रकार से हमें मिला P1 समानुपाती x1 इम्प्लाई दैट P1 इक्वल टू समानुपाती स्थिरांक शुद्ध द्रव के लिए यदि P1 नॉट माने तो P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। इसी प्रकार दूसरे द्रव के लिए P2 समानुपाती x2 इम्प्लाई दैट P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। तो P2 नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में दूसरे द्रव के ऊपर जो वाष्प दाब है वही P2 नॉट है, और ये वाला P2 कहाँ पर है, दोनों द्रव को मिलाने पर दूसरे द्रव का जो वाष्प दाब है वह है यहाँ पर P2। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के रसायनज्ञ राउल्ट ने विलयन द्रव में किसी घटक यानी कि द्रव एक या द्रव दो, इतनी तो बात समझ में आ गई ना, के दाब P तथा मोल अंश x में एक गणितीय संबंध उन्होंने दिया था। इस संबंध को राउल्ट के नियम से हम जानते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या है, जरा इसको याद करना है आपको, इसको बारीकी से समझ लीजिए। इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रव, एक बात और क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर द्रव A और द्रव B जो लिए हैं वह कैसा लिए हैं, वाष्पशील अवस्था में लिए हैं। वाष्पशील अवस्था नहीं होगा तो यहाँ पर राउल्ट का नियम फेल हो जाएगा।
अब आगे डेफिनेशन के तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा। वाष्पशील द्रवों यानी कि द्रव 1 और 2 के विलयन में प्रत्येक द्रव या प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाग या मोल अंश के समानुपाती होता है। इतनी तो बात समझ में आ गई। अतः अवयव 1 यानी कि द्रव 1 का वाष्प दाब P1 समानुपाती X1, यहाँ पर यही तो बात कह रहा था। वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब, यही आंशिक दाब यहाँ पर P1 है। किसके समानुपाती होता है? विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। विलयन में X1 कितना वाष्प द्रव में घुला हुआ है वह X1 के समानुपाती। इस प्रकार से इम्प्लाई दैट करके हम लिख दे रहे हैं P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, समानुपाती हटाओगे तो शुद्ध ये द्रव प्रथम के लिए यहाँ पर ऊपर जो वाष्प एकत्रित हुआ था उसका वाष्प दाब यहाँ पर P1 नॉट है। इसी यहाँ पर वही चीज़ लिख दी है कि P1 नॉट इक्वल टू शुद्ध द्रव 1 का एक निश्चित ताप पर वाष्प दाब है। वही बात यहाँ पर सामने आ गई ना। P1 नॉट क्या है? शुद्ध द्रव 1 का द्रव के ऊपर वाष्प दाब यहाँ पर P1 नॉट है। ठीक इसी प्रकार द्रव 2 या अवयव 2 का वाष्प दाब P2 समानुपाती X2, यह किसके लिए है? इस द्रव के लिए है जो इसमें मिलाने पर हमें प्राप्त हुआ है। तो P2 समानुपाती X2 इम्प्लाई दैट करके हम क्या लिखना चाहते हैं? P2 इक्वल टू P2 नॉट X2। यहाँ पर P2 नॉट क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। यह कहाँ से प्राप्त हुआ ये भी दोबारा देख लीजिए इस फिगर में। तो P2 नॉट जो दूसरा वाला द्रव हमने लिया था कंटेनर में, उस द्रव के ऊपर जो एक निश्चित ताप पर दाब मिला था वह शुद्ध द्रव 2 के लिए वाष्प दाब P2 नॉट है। तो वही मिला हमें P2 इक्वल टू P2 नॉट X2। तो P2 यहाँ द्रव मिश्रण में दाब P2 है और P2 यहाँ पर क्या है? वह शुद्ध अवस्था में जो द्रव है उसका दाब P2 है। अब आगे की बात हम करना चाहते हैं। अतः डाल्टन के नियम के अनुसार पात्र में विलयन अवस्था में द्रव के ऊपर कुल दाब, ये जो दोनों द्रव को मिलाने से जो द्रव मिला था उन द्रव का कुल दाब यानी कि टोटल कैपिटल P इक्वल टू पहले वाले द्रव का वाष्प दाब और दूसरे वाले द्रव का वाष्प दाब, ये विलयन की अवस्था में है। दोनों को मिलाने पर, विलय और विलायक दोनों को मिलाने पर जो मिला था उन दोनों का टोटल वाष्प दाब हमें मिल गया। जैसा कि आपको हम बताए थे कि यहाँ पर दो द्रव को मिला करके एक विलयन हम बना रहे हैं, तो यह द्विअंगी विलयन है। ये वाला विलयन कौन सा है? द्विअंगी विलयन है। तो पहले वाले द्रव के का मोल अंश X1 माने और दूसरे वाले द्रव का मोल अंश X2 माने। तो इस प्रकार X1 प्लस X2 इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला अगर विलायक होगा दूसरा विलेय होगा, विलायक का मूल अंश और विलेय के मूल अंश का योगफल सदैव एक होता है। वही चीज़ जो आप पहले से जानते हैं, हम मोल प्रभाज के केस में डेफिनेशन जब हम दिए थे पिछले ये वीडियो में शूट करते समय, उसी में ये बात हम बता दिए थे कि विलेय के मूल अंश और विलायक के मूल अंश का योगफल सदैव एक होता है। अब आगे की बात करें। इस प्रकार दोनों द्रव में से किसी एक द्रव का जो मूल अंश होगा 1 माइनस X2। तो इस प्रकार ये P1 का मान और P2 का मान हम अगर रख दें तो मिला टोटल ये वाला दाब, ये P1 प्लस P2 इक्वल टू PT इक्वल टू मान ऊपर से देख करके हमने ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इनमें पुटअप कर दिए, रख दिए। ठीक, तो पुटअप करने पर क्या मिला? P टोटल इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। अब हम क्या करेंगे? X1 की वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस X2, ये पुटअप कर लिए। ठीक, तो X1 के जगह पर जब 1 माइनस X2 करके P1 नॉट को अंदर इंटू कर दिए तो मिला हमें P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। ठीक, और प्लस आगे ये वाला प्लस में हमने क्या लिख दिया? P2 नॉट X2। तो अब हम करेंगे क्या? X2 और X2 को दोनों में से कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने से हमें क्या मिला? PT इक्वल टू P1 नॉट प्लस X2 कॉमन करते हुए P2 माइनस P1, यहाँ पर क्लियर कर लिए, ये X2 कॉमन करते हुए P2 माइनस P1, यहाँ पर X2 यहाँ पर दूसरे वाले द्रव का मोल प्रभाज मिला।
अब हम क्या आगे करने वाले हैं, इसी को देखते हुए ये राउल्ट के नियम का ग्राफ अप्लाई करने जा रहे हैं। ग्राफ भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर कुल मिलाकर के ये समझ लिए कि ये समझने लायक है। हम करेंगे क्या, ये दाब P और मोल अंश x के ऊपर हम ग्राफ अटेंड करने वाले हैं। मान लिया जाए कि ये पहला वाला द्रव का मोल अंश अधिकतम मान x1 है और इसका जब यहाँ पर चेक कर लीजिए, जब द्रव x2 0 हो, मोल अंश दूसरा हो ही नहीं, तो x1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। वही हमने x1 इक्वल टू 1 कर लिया। तो x1 इक्वल टू जब 1 से 1 पर हम क्या देखते हैं, जरा इसमें जरा चेक कर लीजिए। जब इस x1 का मान 1 रख देंगे तो P1 इक्वल टू क्या मिल गया, P1 नॉट। तो x1 इक्वल टू 1 पर हम ये इसका दाब के कितना देख रहे हैं, P1 नॉट। अब एक और बात, आगे से खास बात के तौर पर ध्यान रखिएगा, हम क्या बताने जा रहे हैं, इसमें आपका दिमाग खर्च होगा, बारीकी से देखते रहिएगा। जैसे जैसे हम, अच्छा इसमें हम क्या किए हैं, दाब और मोल अंश के ऊपर हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं दोनों द्रव के लिए। तो जैसे जैसे इस ओर बढ़ते हैं तो x1 का मोल अंश कम होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि समानुपाती में यहाँ पर P1 समानुपाती x1 जब कम होगा तो P1 भी कम होगा, x1 जब बढ़ेगा तो P1 भी बढ़ेगा। समानुपाती में यही होता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x1 जब 1 मीन्स अधिकतम मान पर है, यानी कि x2 नहीं है, तब क्या होगा, वहाँ पर उस अवस्था में द्रव का वाष्प दाब P1 नॉट है। जैसे जैसे हम इस ओर आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ x1 का मोल कम होता जाता है। जरा चेक कर लीजिए, x1 का मोल जब आगे बढ़ने पर कम होगा तो दाब भी, ये चेक करके देखिए, वो कम हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो x1 का मान मोल अंश और कम हो गया। चेक करके देखिए, तो अब आगे जरा चेक करके देखिए तो क्या पता चलता है कि अब दाब अंश कम हो गया। इस प्रकार आगे बढ़ते 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 जाने पर जब x1 का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए, x1 का मान जब 0 हो जाएगा तो P1 का मान कितना हो जाएगा, P1 नॉट, यानी 0 हो जाएगा तो P1 भी 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर 0 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x1 यहाँ पर P1 समानुपाती x1 का ग्राफ है, ये मिला आपको। ठीक, अब एक और बात, जैसे जैसे इधर से इधर की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं तो x1 का मान कम होता जाता है और x2 का मान बढ़ता जाता है। तो और इस जगह पर जहाँ पर x1 का मान 0 हो गया था, वहाँ पर x2 का मान अधिकतम हो जाए। जरा चेक करके देखिए, यहाँ पर जब x1 का मान 0 हो जाएगा तो 0 प्लस x2 इक्वल टू 1, इस प्रकार x2 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर x1 जब 0 हो गया, x1 लिखें, जरा बारीकी से देखिए, जब x1 का मान 0 हो जाएगा तो x2 का मान 1 हो जाएगा। तो इस आधार पर जब x2 का मान 1 हो जाएगा, जरा देख लीजिए यहाँ पर, जब x2 का मान 1 हो जाएगा तो उस परिस्थिति में दूसरे द्रव का वाष्प दाब कितना होगा, वह P2 नॉट के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर x2 इक्वल टू 1 पर जो दूसरे वाले द्रव का वाष्प दाब है P2, और जैसे जैसे इस ओर बढ़ते हैं तो दूसरे द्रव का मोल अंश कम होता जाएगा। ये देखिए, इसमें हम बताना चाहते हैं, इधर की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो दूसरे द्रव का मोल अंश कम होगा। जरा इसमें जरा चेक कर लीजिए, इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या दिखाई देता है कि P2 नॉट कम हो गया। ठीक, और आगे हम बढ़ाते हैं तो x2 का मान और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे x2 का मान कम होता जाता है वैसे वैसे P2 नॉट का भी मान कम होता जाता है। इस प्रकार x1 और P1 के बीच जो ग्राफ मिला, हम अलग से बता दें, x1 और P1 का जो ग्राफ मिला वो इस टाइप का है। और इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रा कर लें कि ये लाइन ड्रा करने, यहाँ पर दाब है और यहाँ पर मोल अंश है। और दूसरी बात क्या बताना चाहते हैं कि जब इसको इधर की ओर बढ़ते हैं दूसरे द्रव के लिए तो उसके लिए ग्राफ इस प्रकार से निर्धारित हो जाता है। इतनी तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर रिवीजन कर लीजिएगा, फिर से इस बात को हम दोबारा दोहरा दे रहे हैं कि x1 का मान जैसे जैसे इधर आगे बढ़ने पर कम होता जाता है, समानुपाती में
इस नियम के P1 समानुपाती x1 के अंतर्गत जैसे जैसे x1 का मान कम होगा वैसे वैसे दाब P1 कम होता जाता है। x1 का मान 0 होने पर दाब P1 का मान 0 हो जाता है। इसीलिए यह ग्राफ पहले वाले द्रव के लिए नीचे की ओर जा रहा है। इसी प्रकार दूसरे द्रव के लिए भी यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि x2 का मान जैसे जैसे इधर बढ़ने पर कम होता जाता है वैसे वैसे द्रव के ऊपर दाब कम होता जाएगा, और जैसे ही इस जगह पर पहुँचते हैं x2 का मान जब 0 हो जाता है वहाँ उस परिस्थिति में दाब भी P2 का मान 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से यह ग्राफ आपको प्रदर्शित कर दिए। दोबारा इस वीडियो को दोबारा समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है यह वीडियो आगे की पढ़ाई के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ में हम क्या देखते हैं, ग्राफ फर्स्ट और ग्राफ सेकंड रेखा क्या प्रदर्शित करता है, ये घटक द्रव के आंशिक दाब को व्यक्त करती है, यानी कि द्रव 1 तथा द्रव 2 के आंशिक दाब को व्यक्त करती है। और तीसरी वाली रेखा जरा देख लीजिए वो कहाँ पर है, ये चेक कर लीजिए। तीसरी वाली P1 नाट और P2 नाट को मिला दिए तो इस द्रव के ऊपर लगने वाला कुल दाब PT = P1 + P2 हमें मिल जाता है। ये यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये P1 यानी फर्स्ट है, P1 समानुपाती x1 के लिए, और दूसरे ये द्रव के लिए हम लिखे हैं P2 समानुपाती x2। और टोटल द्रव का जो दाब होगा मिश्रण के केस में ये P टोटल = P1 + P2 इनको परस्पर मिलाने से प्राप्त होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं कि तीसरा जो ग्राफ ये जोड़ने पर हमें मिला, रेखा मिलाने पर जो मिला वह कुल दाब को प्रदर्शित करती है। क्योंकि ग्राफ में P1 हम कुछ नीचे लिए हैं P1 नाट और P2 नाट कुछ ऊपर लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ देख लीजिए। P1 नाट की लंबाई हमने कम ले लिया और P2 नाट की लंबाई अधिक ले लिया। इसका मतलब केवल एक ही है कि जो द्रव हम A लिए हैं वह कम द्रव है, और उस कम द्रव होगा तो उसका वाष्प दाब भी कम होगा, और जो द्रव ज़्यादा हम लेंगे उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा द्रव लेने पर उसका वाष्प दाब अधिक होता है और द्रव कम लेने पर उसका वाष्प दाब भी कम होता है। अतः घटक 1 में कम वाष्पशील और घटक 2 में अधिक वाष्पशील द्रव की अवस्था है। अब आगे की बात हम आपको बताना चाहते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन के विषय में। ये आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। इतना तो रट लीजिए, फिर से दोबारा हम दोहरा दे रहे हैं। आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है। ऐसे द्रव को हम आदर्श द्रव कहते हैं। और अनादर्श द्रव किसे कहते हैं वह भी देख लीजिए। वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ऐसे विलयन को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श विलयन की अगर बात करें तो P1 ये समानुपाती x1 यानी कि ये इस राउल्ट के नियम का पालन करता होगा, यानी कि P1 = P1 नाट x1 और P2 = P2 नाट x2 और P टोटल = P1 + P2, यानी कि दोनों द्रव को मिलाने पर यह कुल दाब पहले वाले दाब और दूसरे वाले दाब के योग के बराबर होना चाहिए। यह होता है आदर्श विलयन के केस में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है अच्छा एक और बात बता दें, इसका दाब मान लीजिए इस द्रव का दाब 2 टार है और दूसरे वाले द्रव का जो दाब है ये 4 टार है, सपोज कर लीजिए। तो जब दोनों द्रव को एक ही कंटेनर में डाल देंगे तो द्रव मिश्रण में कुल दाब कितना होगा, 2 + 4 = 6 टार। ये हम कहना चाह रहे हैं। ये कब नियम लागू होता है, यह नियम लागू होता है आदर्श विलयन के केस में। लेकिन अनादर्श विलयन के केस में क्या होता है, P1 ये समानुपाती नहीं होगा x1 के, यानी कि P1 नाट = P1 नाट x1, यानी कि इसका अपोजिट स्टेप इसमें सब कुछ आएगा। और P2 नाट = P2 नाट x2 और P टोटल नाट = P1 + P2। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी दोबारा देख लीजिए यहाँ पर कि पहले द्रव का मान लीजिए कि दाब 2 है और दूसरे द्रव का दाब मान लीजिए 4 है। तो जब दोनों द्रव को आपस में मिला देते हैं
तो 2 + 4 = 6 होना चाहिए। लेकिन अगर आदर्श विलयन नहीं होगा तो 6 से दोनों द्रव का वाष्प दाब या तो कम हो जाएगा 5, या तो और भी कम हो सकता है, या तो ज़्यादा होगा। तो कुल दाब ये जो होगा P1 P2 से या तो कम हो जाएगा या तो P1 + P2 से ज़्यादा, यानी इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे में दो बातें सामने आ रही हैं कि ये तीनों मान या तो ये इस रिजल्ट से कम होगा या तो अधिक होगा। तो इस बात को देखते हुए इसमें दो स्थितियां प्राप्त हो गई। प्रथम स्थिति में धनात्मक विचलन को हम समझेंगे और दूसरी स्थिति में हम ऋणात्मक विचलन को समझेंगे। ठीक, यानी कि विचलन क्या होता है? कमी। तो ये जब कमी न हो तो ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहेंगे, जिस द्रव में ये दोनों मिश्रण करने के बाद, दोनों पदार्थों को मिश्रित करने के बाद अगर ये राउल्ट के नियम का पालन न करे तो उसमें दूसरी स्थिति तैयार हो जाती है। और इसके लिए भी दो स्थितियां यहाँ पर बन जाती हैं। एक को हम कहते हैं धनात्मक विचलन और दूसरे को कहते हैं हम ऋणात्मक विचलन। अब बात सामने आती है कि धनात्मक विचलन क्या होता है। धनात्मक विचलन में P1 ये ग्रेटर देन ये P1 नॉट x1 होगा और P2 ग्रेटर देन, ये चीज़ हमने लिख दिया, ये चीज़ देख लीजिए। ये जो नॉट इक्वल टू है वहाँ पर ये चीज़ क्या दे रही है, तीनों में दिखाई दे रहा होगा आपको। यह तीनों में ग्रेटर देन करिए, यानी कि P1 ग्रेटर देन P1 नॉट x1, P2 ग्रेटर देन P2 नॉट x2, P टोटल ये ग्रेटर देन P1 + P2। इस प्रकार से जब दोनों द्रव को आपस में मिलाते हैं तो कुल दाब ये दोनों द्रवों के अलग अलग दाबों के योग से अधिक हो जाता है। यह स्थिति में जो विचलन हम प्राप्त करते हैं, इस विचलन को कहते हैं धनात्मक विचलन। और इसके अपोजिट ऋणात्मक विचलन होता है। ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, ये इस स्थिति में P1 जब ये P1 नॉट x1 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या तो इसी का अपोजिट P1 लेस देन P1 नॉट x1, P2 लेस देन P2 नॉट x2, P टोटल ये लेस देन P1 + P2। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले द्रव का वाष्प दाब P1 है और दूसरे द्रव का वाष्प दाब P2 है। जब दोनों द्रव को मिला करके हम विलयन तैयार करते हैं तब टोटल जो दाब होगा दोनों अलग अलग द्रवों के योग से कम हो जाता है। पहले द्रव के लिए दाब 2 हो, दूसरे द्रव के लिए दाब 2 हो, 4 हो, तो 2 + 4 6 होना चाहिए था। लेकिन मिश्रित द्रव का जो दाब हो जाता है 6 ना होकर के अब 6 से कम हो जाता है। ये इस प्रकार की स्थिति में जो विचलन तैयार होता है उस विचलन को कहते हैं ऋणात्मक विचलन। तो इस प्रकार विचलन दो प्रकार से आपने देखा, एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन। अब एक और बात, यानी कि आदर्श विलयन के विषय में ही नंबर 2 में हम आपको बताना चाहते हैं कि द्रव 1 और द्रव 2 को मिलाने पर, दोनों द्रवों को मिश्रित करने पर जो विलयन प्राप्त होता है, उस मिश्रित विलयन के बनने के बाद कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोनों को परस्पर मिलाने पर कोई ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना चाहिए या ऊष्मा में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर लेकिन अनादर्श विलयन में क्या होता है, जब दो द्रवों को परस्पर मिलाते हैं तब क्या होता है, जो मिलाने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह ये = 0 ना हो करके या तो ये कम हो जाएगा या तो अधिक हो जाएगा। ठीक, जब एंथैल्पी परिवर्तन अधिक हो जाएगा तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, धनात्मक विचलन। और जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन कम हो जाता है तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन। दूसरी, अब बात तो कंप्लीट हो गई, अब तीसरी बात पर विचार कर लीजिए, ये आदर्श और अनादर्श विलयन के विषय में। यदि पहले द्रव का दाब जो भी हो और दूसरे द्रव का पहले द्रव का आयतन जो भी हो और दूसरे द्रव का आयतन जो भी हो, लेकिन दोनों द्रवों को परस्पर मिलाने पर उस द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मान लीजिए ये दो पहले द्रव का आयतन 1 लीटर और दूसरे द्रव का भी आयतन 1 लीटर है, तो एक यानी कि इक्वल है, तो दोनों द्रव को मिला दिए तो ये क्या हो गया, आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ। तो यानी कि 1 और 1 2 लीटर संपूर्ण विलयन बना।
न तो उससे अधिक हुआ न तो कम हुआ। लेकिन यही अनादर्श विलयन में क्या होता है, आयतन में परिवर्तन हो जाता है, आयतन में परिवर्तन जीरो नहीं रहता है। तो फिर से एक बात बताना चाहते हैं कि धनात्मक विचलन में आयतन में परिवर्तन अधिक होता है और ऋणात्मक विचलन में आयतन में परिवर्तन कम हो जाता है। एक बात तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब चौथे स्टेप को बारीकी से समझ लीजिए, क्या समझाना चाह रहे हैं इसको जरा पीछे हम पहुंचते हैं। या इस पहले वाले कंटेनर में द्रव ए भरा हुआ है मान लीजिए, और दूसरे कंटेनर में यह द्रव बी भरा हुआ है। दोनों द्रव को एक ही कंटेनर में मिला दिया तो मिश्रण प्राप्त हो गया। तो एक और बात समझिए, ये जैसा कि आपको पहले से जानकारी है कि दो द्रव के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में यही तो होता है कि किन्हीं दो पदार्थिक कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक, आकर्षण बल तो हमें समझ में आ गया। तो आकर्षण बल के विषय में हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, जरा इस जगह पर समझ लीजिए। पहले वाले द्रव के अणुओं के किन्हीं दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल अगर FAA है, दूसरे वाले द्रव के किन्हीं दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल ये FB और B है। तो जब दोनों द्रवों को परस्पर मिला दिए, मिलाने से जब मिश्रित द्रव मिल गया, विलयन मिल गया, तब इनके किन्हीं दो अणुओं यानी कि द्रव A और द्रव B के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल मिलेगा ऊपर के दोनों आकर्षण बलों के योग के बराबर होता है। यानी कि FAA प्लस FBB इक्वल टू FBA और B होगा। यानी कि इतना हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं, ये अनादर्श विलयन में ये किन्हीं दो अणुओं के मध्य अगर आकर्षण बल FA है AA और दूसरे वाले विलयन के मध्य आकर्षण बल FBB हो, तब A और B दोनों द्रवों के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा FAA प्लस FBB नॉट इक्वल टू FAB होगा। अब आगे नंबर 5 में भी जरा देख लीजिए हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। लगभग आदर्श विलयन जो होता है वह एक ही कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत होता है और अनादर्श विलयन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के जैसा व्यवहार करता है। जैसे बेंजीन C6H6 द्रव और C6H5CH3 टॉलुइन, ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक के जैसा ये द्रव दोनों हैं और परस्पर एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे द्रवों के मध्य आदर्श विलयन तैयार होता है। बेंजीन और बेंजीन समूह एक जैसा है। दूसरी बात, इसका एक और उदाहरण देख लीजिए, C2H5 इक्वल है। इस प्रकार एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वल होने के कारण ऐसे जो विलयन हमें मिलेगा, ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जरा चेक करके देख लीजिए कि दोनों पदार्थ ये और ये वाले दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसा ये दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात की कुछ जानकारी दे दें, ध्यान से देखिएगा। क्या आपको बताना चाह रहे हैं, जब आदर्श विलयन की स्थिति होती है तो ये दाब और यहाँ पर X मोल प्रभाज की अगर बात करें तो इनके बीच जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन धनात्मक विचलन के केस में क्या होता है, यानी कि जो ओरिजिनल लाइन है उससे ऊपर की लाइन प्राप्त होती है, जो ओरिजिनल लाइन प्राप्त होती है उससे ऊपर की प्राप्त होती है, और P1 नॉट और P2 नॉट को जोड़ने पर जो रेखा प्राप्त होती है उससे जब ऊपर की ओर का ग्राफ हमें मिलता है तो ऐसे विचलन को हम कहते हैं ये कौन सा विचलन, धनात्मक विचलन। दूसरी बात, एक और बात करना चाहते हैं कि पहले जैसा ये चीज़ देखिए लाइन, और ये वाली लाइन से नीचे की जो लाइन हमें तैयार होती है वह कैसी तैयार होती है, ऋणात्मक विचलन के रूप में तैयार होती है। कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि विलयन का कुल वाष्प दाब जो होती है ये अनादर्श विलयन में ऊपर ध्यान दे दीजिए होती है, जबकि आदर्श विलयन में सीधी रेखा प्राप्त होती है। वही चीज़ यहाँ पर भी स्थिति उत्पन्न हो रही है। यही है आदर्श विचलन और अनादर्श विचलन के अंतर्गत ग्राफ। अब आपके सामने है
ये पेज पलट के आपको दिखाना चाह रहे हैं हेडिंग के रूप में, ठोस पदार्थों का द्रव में विचलन एवं उनका वाष्प दाब यानी कि राउल्ट का नियम। एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं आपको कि अभी पीछे आपको क्या बताए थे, जो हमें द्रव विलयन प्राप्त होता है दो द्रवों को मिलाने से मिलता है, ठीक। लेकिन अभी आपको हम क्या बताने जा रहे हैं कि अगर विलेय ठोस है और विलायक द्रव है, तब दोनों पदार्थों को मिलाने से हमें जो द्रव विलयन मिलेगा उसमें भी राउल्ट के नियम का उपयोग होगा। तो पिछला स्टेप में जो हमने राउल्ट के नियम का ये राउल्ट के नियम की परिभाषा दिए थे वह भी सही है, लेकिन ये विलेय और विलायक दोनों द्रव के केस में था, लेकिन अब हम जो शुरू करने वाले हैं उसमें विलेय ठोस होगा और विलायक द्रव होगा। एक बात और कि जो पदार्थ द्रव होता है केवल वाष्प दाब उसी का होता है। माइंड करिए फिर से दोबारा, जो पदार्थ द्रव होता है वाष्प दाब उसी का होता है। पिछले स्टेप में हम आपको बताए थे कि दोनों पदार्थ द्रव ए और द्रव बी द्रव अवस्था में होने के कारण दोनों का वाष्प दाब हम शुद्ध अवस्था में क्या माने थे, पहले के लिए माने थे P1 नॉट, और जो कंटेनर के ऊपर द्रव ये गैस मिला था उसका वाष्प दाब, और दूसरे वाले कंटेनर में शुद्ध अवस्था में जो दूसरा वाला द्रव था उसका वाष्प दाब P2 नॉट। यहाँ पर जो एक पदार्थ है वह ठोस है, इसका वाष्प दाब हम नहीं लेंगे, लेकिन जो विलायक लेंगे उसका वाष्प दाब होगा। चलिए अब एक और बात बताना चाहते हैं, कंपैरिजन हम करना चाहते हैं पहले और दूसरे डेरिवेशन के लिए। ये तो पिछला स्टेप है, हिंट के तौर पर बता दें, दो द्रव मिश्रण के लिए द्रव एक व द्रव दो, ये हो गया द्रव एक और ये हो गया द्रव दो। अभी पिछला स्टेप में अभी जो बताए थे लेटेस्ट स्टेप में वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि पहला द्रव को अगर हम विलेय माने, दूसरे द्रव को विलायक माने, द्रव के ऊपर जो ये गैस मिला उसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में P1 नॉट है, और दूसरे द्रव के ऊपर जो दाब मिला वह P2 नॉट है, ठीक। जब दोनों द्रवों को आपस में मिला दिए तो जो द्रव एक और द्रव दो का मिश्रण जो तैयार हो गया, उस मिश्रण का ऊपर दोनों गैस मिलेंगे तो पहले वाले गैस का दाब P1 है और दूसरे वाले गैस का दाब P2 है। भले ही अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों द्रव की जो वाष्प होगी वह मिश्रित अवस्था में होगी, ये अलग अलग नहीं होती है। अलग अलग दिखाने का दूसरा अर्थ मत निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर P1 P2 यानी कि P क्या है, वह वाष्प दाब द्रव का है जो द्रव के ऊपर तैयार होता है, गैस या वाष्प, उसका वाष्प दाब होता है। तो राउल्ट के नियम से पिछले डेरिवेशन स्टेप में हमने क्या बताया था, P1 समानुपाती x1, यानी कि ये द्रव के ऊपर वाष्प दाब उस द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज कम होने पर वाष्प दाब कम होगा, मोल प्रभाज अधिक होने पर उसका वाष्प दाब अधिक होगा। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो P1 इस वाले कंटेनर के लिए P1 अगर द्रव ये वाला जो विलयन मिश्रण का है वह P1 हो तो P1 समानुपाती x1, यहाँ पर x1 इस द्रव में घुलित विलेय पदार्थ का मोल अंश है। और इस प्रकार समानुपाती हटा दें तो P1 इक्वल टू समानुपाती स्थिरांक P1 नॉट x1। यहाँ पर P1 नॉट क्या है, इस पहले वाले द्रव का ऊपर जो वाष्प तैयार हुआ शुद्ध अवस्था में द्रव का वाष्प दाब P1 नॉट है। इसी प्रकार दूसरे वाले द्रव का अगर इसको विलायक माने जिसमें कि विलेय पदार्थ का मोल अंश x2 हो, तब P2 समानुपाती x2 होगा। यह समानुपाती हटा दिया, ये पिछले स्टेप को हम बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। तो P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 इस तरह से मिला। अब दोनों द्रव को चूँकि एक ही कंटेनर में हम डाल दिए थे तो दोनों द्रव का टोटल दाब P इक्वल टू P1 प्लस P2 मिल गया था। P1 का मान और P2 का मान जब हम रख दिए थे तो P टोटल मिला था विलयन के लिए P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यहाँ पर x1 और x2 क्या है, दोनों द्रव का मोल अंश है। यदि पहले को विलेय माने और दूसरे को विलायक माने तो विलेय और विलायक का मोल अंश यहाँ पर है। विलेय और दो
द्विअंगी विलयन के लिए दोनों द्रवों के मूल अंशों का योगफल 1 होता है। यानी कि अब कहने का मतलब क्या हुआ, विलेय द्रव का मूल अंश प्लस द्रव विलायक का मूल अंश का योगफल 1 होता है। x1 प्लस x2 = 1। तो ये चीज़ तो रिवीजन के तौर पर निकल गया। अब आगे यही जो हेडिंग हम लिखे थे, ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उसका वाष्प दाब, यानी कि इसी चीज़ को जरा देख लीजिए। उठा करके हम ला रहे हैं नीचे, इसको उठा करके कहाँ ले आए, नीचे, ये एरो के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट के नियम का डेफिनेशन को हम डिफाइन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ठोस पदार्थ को सपोज कीजिए हमने चीनी की कुछ मात्रा तौली हुई ले लिए। वह चीनी क्या है, अवाष्पशील ठोस है। यहाँ पर इसको हम x1 मान लिए। ठीक, x1 इसका क्या है, मोल अंश मिल गया। मोल अंश में क्या होता है, तो ये पदार्थ का मोल और बटे कुल मोल, जबकि विलयन में होता है ये। दूसरी बात क्या बताना चाहते हैं कि जब इसी चीनी को किसी विलायक यानी कि किसी जल वगैरह में मिलाते हैं तो उसके लिए दूसरा कंटेनर हमने आपको दिखा दिया है। जरा इसके विषय में बारीकी से देखिए, हम बताना क्या चाह रहे हैं कि विलायक जो इसमें हम भरे हैं तो ऊपर भी जो लेवल द्रव का होगा उसके ऊपर जितने भी द्रव के अणु होंगे केवल विलायक के अणु होंगे। केवल विलायक के अणु होंगे तो एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर ऊपर से एरो बना करके हम क्या दिखाए हैं कि सभी ऊपरी सतह के अणु वाष्पित होंगे। इस प्रकार वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। हम यह बताना चाह रहे थे। ये भी और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इसके आगे के स्टेप को समझाएंगे। यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं कि जब विलायक में विलेय यानी कि जल में चीनी मिला देते हैं तो मिश्रण तैयार हो जाता है। तो लाल वाला स्टेप चीनी के ये विलयन में चीनी की अवस्था को डिफाइन कर रहा है, और हरा वाला स्टेप जो है वह विलायक या ये कह लीजिए जल के स्टेप को समझा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि जो कंटेनर में द्रव दिखाई दे रहा है ऊपर के अणुओं में ये विलायक भी है और विलेय भी है। तो विलेय के अणु तो वाष्पित होगा नहीं क्योंकि हेडिंग ही है यहाँ पर अवाष्पशील पदार्थ द्रव, अवाष्पशील विलेय पदार्थ की बात हम कर रहे हैं। तो ये वाले अणु जो जैसे चीनी है वह वाष्पित तो होगा नहीं, केवल वाष्पित कौन होगा, द्रव। तो इस प्रकार जब विलेय और विलायक को मिला करके हम विलयन तैयार कर लेते हैं तो ऊपर के अणुओं में केवल विलायक के अणु ही वाष्पित होंगे। इस प्रकार ऊपर की जगह में केवल विलायक के वाष्पित होने के कारण ये वाष्प दाब सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। ये फिर से ज़रा क्लियर कर लीजिए कि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। और विलायक क्यों अधिक होता है, क्योंकि ऊपरी जो भी द्रव उपस्थित होता है उसके ऊपर केवल विलायक के अणु होते हैं। गर्म करने पर ऊपर से सभी द्रव के अणु वाष्पित होते हैं। इस प्रकार विलायक का वाष्प दाब अधिक हो जाता है। लेकिन फिर से दोबारा इसको भी समझ लीजिए कि विलायक में जब विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो ऊपरी सतह पर विलायक के अणु भी रहते हैं, विलेय के अणु भी रहते हैं। विलेय के अणु वाष्पित होंगे नहीं, केवल विलायक के अणु वाष्पित होंगे। तो अणुओं की संख्या ऊपरी सतह पर विलायक की तुलना में कम हो जाएगा। कम होने के कारण वाष्पन भी ये केवल विलायक का ही होगा। तो इस प्रकार अणुओं की संख्या कम हो जाने के कारण विलयन का यानी कि सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। इस प्रकार P0 जो होगा अधिक होगा, PS का मान जो होगा वह कम होगा। तो हमने लिख दिया है शुद्ध विलायक यहाँ पर जल है और विलयन यहाँ पर ये विलेय और विलायक है। तो P0 यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है PS से। यहाँ पर P1 ना लिख करके हम PS लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन के वाष्प दाब से अधिक होता है। अब आगे की रणनीति पर विचार करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है ये। दिए गए ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यही चीज़ आपको हम बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाहते थे कि शुद्ध विलायक अगर है तो उसका द्रव के ऊपर वाष्प दाब अधिक होता है, और जब विलयन तैयार हो जाता है
तो उसमें विलय के अणु भी ऊपरी सतह पर उपस्थित होता है। वाष्प अवस्था में केवल विलायक पहुंचता है। इस प्रकार विलायक के अणुओं की संख्या ऊपर कम होने के कारण वाष्पशील अणुओं की संख्या कम हो जाता है। इस प्रकार सॉल्यूशन का वाष्प दाब कम हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत बारीकी से हम मेहनत करके समझा रहे हैं, आपको ध्यान से समझना ही पड़ेगा अगर कोर्स को बारीकी से समझना चाहते हैं तब। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है, दिए गए ताप पर विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, PS। ठीक, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब क्या होता है, P0 से क्या होता है, कम होता है। ये चीज़ तो क्लियर होगा। यदि विलयन में केवल एक अवाष्पशील ठोस जैसे चीनी तथा विलायक द्रव जैसे जल, ठीक, उपस्थित हो, तब इसमें बने विलयन के ऊपर कुल दाब जो होगा, विलयन इक्वल टू विलय प्लस विलायक के हिसाब से देखें P टोटल, ये मिश्रित विलयन का वाष्प दाब इक्वल टू, अर्थात सॉल्यूशन का वाष्प दाब इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। इतनी तो बात समझ में आ गई। राउल्ट के नियम से P समानुपाती X होता है, यानी कि द्रव के ऊपर जो वाष्प दाब होता है वह घुलित विलय पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती हटा दिया तो समानुपाती स्थिरांक शुद्ध विलायक या विलय के लिए P0 हो जाता है, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं। इस प्रकार P1, ये पिछले डेरिवेशन में हम बता चुके हैं, यहाँ पर P1 समानुपाती X1, P1 इक्वल टू P1 नॉट X1। तो वही चीज़ है, P1 के जगह पर हमने क्या लिख दिया, P1 नॉट X1, और P2 के जगह पर हमने लिख दिया P2 नॉट X2। तो इस प्रकार इसी नियम का हम उपयोग करके लिख दिए। P1 नॉट 0 क्यों है, माइंड कीजिए, क्योंकि पदार्थ एक वाष्पशील ठोस है, द्रव नहीं। क्योंकि जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है केवल उसी का वाष्प दाब होता है। क्योंकि पहला वाला जो पदार्थ है वो चीनी है, अवाष्पशील है, इसीलिए P1 नॉट के जगह पर 0 कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हमें मिला PS इक्वल टू 0 प्लस P2 नॉट X2, वही चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अच्छा, ठीक, यहाँ तो समझ में आ गई बात। अच्छा, पहले इस समीकरण को समीकरण 1 हम कहेंगे। हाँ, तो समीकरण 1 से हमें क्या दिखाई दे रहा है, P सोल्यूशन टोटल इक्वल टू, यह चीनी का वाष्प दाब 0 होने के कारण हमने क्या लिख दिया, 0, और प्लस ये विलायक या जल के लिए वाष्प दाब तो होगा ही कुछ ना कुछ, इसके लिए हमने लिख दिया P2 नॉट इंटू X2। क्योंकि विलय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश का योगफल 1 होता है मिश्रित विलयन के लिए। इस प्रकार अगर हम चाहें तो X2 इक्वल टू 1 माइनस X1 लिख सकते हैं। X2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, X2 इक्वल टू 1 माइनस X1 लिख सकते हैं हम। ठीक, तो X2 के जगह पर हमने लिख दिया 1 माइनस X1, और इस प्रकार से मिला P सॉल्यूशन का वाष्प दाब इक्वल टू P2 नॉट 1 माइनस X1। अगर P2 नॉट का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो मिला हमें क्या, P2 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू X1। इस प्रकार इस P2 नॉट X1 को इधर लाइए और इस सॉल्यूशन वाले को उधर पहुंचा दिए। तो इस प्रकार हमें मिला P2 नॉट X1 इक्वल टू P2 नॉट माइनस PS सॉल्यूशन के लिए। तो इस प्रकार X1 इक्वल टू, यानी कि अवाष्पशील ठोस विलय यानी कि चीनी जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, का मोल अंश X1 इक्वल टू P2 नॉट माइनस PS अपॉन P2 नॉट। यहाँ पर भी वही चीज़ सामने आ गया कि P2 नॉट ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, और PS विलयन का वाष्प दाब है। यह निगेटिव का मतलब है विलयन का वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब से कम होता है। तो एक और सुविधाजनक बात को अप्लाई करने के लिए, यानी कि न्यूमेरिकल को सुदृढ़ ढंग से समझने के लिए थोड़ा सा हम इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या X1 के जगह पर हम X लिख दें, P2 नॉट के जगह पर हम केवल P नॉट लिख दें, तो वही चीज़ हो जाएगा। आंकिक के लिए सामान्य सूत्र, अवाष्पशील विलय पदार्थ का मोल अंश X इक्वल टू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन P नॉट का मतलब विलायक का वाष्प दाब। इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसको हम कहते क्या हैं, P नॉट माइनस PS को कहते हैं, केवल ऊपर P नॉट माइनस PS को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन,
और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, अब आगे की जानकारी ले लीजिए कि एक्स अभी ठोस और द्रव यानी कि जैसे चीनी और जल ऐसे पदार्थ के लिए मोल अंश या मोल प्रभाज का सूत्र अभी हम आपको बता चुके हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन पी नॉट विलायक का वाष्प दाब। चूँकि x यहाँ पर मोल अंश विलय के लिए है तो विलय के मोल अंश के लिए बाय डेफिनेशन फार्मूला होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आगे हम क्या लिखना चाहते हैं, ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट के नियम से यहाँ पर देखिए डेफिनेशन अब जा कर के दूसरा डेफिनेशन ये राउल्ट के नियम के लिए तैयार हुआ। पहला डेफिनेशन हम बता चुके हैं द्रव द्रव के लिए। अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ठोस तथा द्रव से बने विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है। ध्यान से देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, विलय के मोल अंश के बराबर होता है। क्या हम कहना चाह रहे हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। एकदम से आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल स्टेप में आपको बता दिए। इसको और अधिक सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए। अगर पी नॉट से पी नॉट को डिवाइड कर दें तो इस प्रकार से हम मिला 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। वही चीज़ हमने डायरेक्ट लिख लिया इसको आगे बढ़ाने के बाद। ठीक, देख लीजिए, पी नॉट से पी नॉट को काटोगे तो 1 मिलेगा, माइनस यहाँ आ रहा है तो आगे क्या मिला, पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यही है आपका विलय का मोल प्रभाज। अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाइए इधर और इसको लाइए इधर, तो हमें मिलेगा इसको इधर ले जाने पर पी एस अपॉन पी नॉट ये वाला इक्वल टू ये वाला 1 तो नोट कर ही लिए, माइनस भी नोट कर लिए। हाँ, इसको इधर लाओगे तो माइनस करके स्मॉल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब आगे क्या करोगे, अब एलसीएम ले लीजिए, तो मिला स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन एलसीएम के रूप में। यही चीज़ इधर पहुंचा लो तो 1 के जगह पर मिला स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन और ये माइनस स्मॉल एन। अब इस रेड पेन से देखिए कैंसिल हुआ है, तो ऊपर हमें क्या मिला, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू पी एस अपॉन पी नॉट। इस प्रकार एक और बात, ये जो पी नॉट होता है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये कांस्टेंट होता है, सी फॉर कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हमें ये विलयन का वाष्प दाब पी एस इक्वल टू मिला पी नॉट इंटू, यानी कि इसको ले गए इधर, तो पी नॉट इंटू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को कहते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और अगर ऊपर स्मॉल एन आ जाए तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को कहते हैं शुद्ध विलय पदार्थ का मोल प्रभाज, जबकि विलयन में पदार्थ मौजूद हो। तो इस प्रकार अगर जैसा कि अभी बताए थे कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये जबकि विलय पदार्थ ना मिला हो तो पी नॉट कांस्टेंट होता है, तो इस कांस्टेंट को बराबर के साथ समानुपाती में अप्लाई कर दें तो यही फार्मूला हमें मिला पी एस समानुपाती कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वो का मोल प्रभाज। तो इससे हमें अब पुनः राउल्ट के नियम नंबर 3 की प्राप्ति हो जाती है। तो आगे क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, राउल्ट का नियम किसी विलयन का वाष्प दाब यानी कि सॉल्यूशन का वाष्प दाब ये वाला पी एस विलयन में उपस्थित विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। विलायक का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही हो गया राउल्ट का नियम। अब आगे देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाओं में नंबर 1, 2 और 3 इन्हीं तीनों बातों पर विचार हम पहले भी कर चुके हैं। वही चीज़ जल्दी से हम बोलना चाहते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा ओवर जा रहा है, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। राउल्ट के नियम का राउल्ट का नियम जो होता है केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होता है, अनादर्श विलयन पर नहीं। दूसरी बात, क्रियाशील पदार्थों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जो विलय और विलायक पदार्थ या विलय और विलय पदार्थ या विलायक और विलय पदार्थ परस्पर मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया कर जाए, ऐसे पदार्थों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तीसरी बात हम क्या बताने जा रहे हैं, संगुणित का मतलब होता है जुड़ना, वियोजित का मतलब होता है टूटना। जब दो पदार्थों को मिलाने से अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयुक्त होना दिखाई पड़े या
टूट जाना दिखाई पड़े तो ऐसे संगुणित या वियोजित होने वाले पदार्थों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें कणों की कुल संख्या चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अब आगे लास्ट में देखिए राउल्ट के नियम का उपयोग। राउल्ट के नियम के सूत्र से हम किन किन बातों की जानकारी करते हैं, ये इससे इस फार्मूला के संयोग से विलेय का भार स्मॉल w ज्ञात कर सकते हैं, इससे विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, इससे विलयन की मोललता ज्ञात कर सकते हैं, इससे विलयन तथा विलायक का वाष्प दाब भी ज्ञात कर सकते हैं। यही इसका यह एप्लीकेशन यानी कि उपयोग है। इस वीडियो में मैंने राउल्ट के नियम से संबंधित सभी टॉपिक को क्लियर किया है। आशा है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस नियम पर आधारित